In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Our today's topic is pay for performance and financial incentives. In the start of the chapter, your author talks about motivation, performance, and pay. First of all, we're going to define incentives. Incentives are financial rewards paid to workers whose production exceeds a predetermined standard. So, हमने पहले से जो एक लेवल तय किया होगा अपने जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में, जिसके अंदर हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स स्मार्ट डिफाइन किए थे. सो उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर जो टारगेट सेट किए गए थे उसके मुताबिक जो वर्कर्स काम को परफॉर्म कर रहे हैं ज्यादा बेहतर, उनको हम एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड वो पे करते हैं. दैट वुड बी नोन एज incentives. So दोबारा से डेफिनेशन को देखिए. Financial rewards paid to workers whose production exceeds a predetermined standard. फ्रेडरिक टेलर, उन्होंने वर्कर्स की कंपनसेशन के हवाले से इन द लेट 1800 एक इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. एंड फ्रेडरिक टेलर popularized scientific management and the use of financial incentives in the late 1800, and he came up with an idea of systematic solidaring. Systematic solidaring के मुताबिक, that is the tendency of employees to work at the slowest pace possible and to produce at minimum acceptable level. So इस concept को tackle करने के लिए, इस idea को tackle करने के लिए, he came up with an idea that we have to come up with rewards and incentives so that लोग predetermined standard से ज्यादा वहां पर work वो perform करें. The second important thing we need to talk about is law of individual differences. Law of individual differences का मतलब यह है कि कोई भी दो लोग वो बराबर नहीं होते अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एबिलिटीज, वैल्यूज और नीड्स के हवाले से. सो हर दो लोग चूंकि मुख्तलिफ हैं, लिहाजा हमें उनके मुताबिक जॉब्स को भी डिजाइन, इंसेंटिव एंड कंपनसेशन पैकेज प्लान्स का डिजाइन, उनके साथ डील कैसे करना है, इन सब चीजों को वो देखना पड़ेगा. So the fact that people differ in personality, abilities, values and needs, different people react to different incentives in different ways. So managers के लिए जो इसकी हम implication देखते हैं वो ये है कि managers should be aware of employee needs and fine tune the incentives offered to meet their needs. Second important चीज जो इसमें हमें वाज़िया हुई, and that is money is not the only motivator. So पैसे से आप किसी को खरीद नहीं सकते हो, आप लोगों को ओन भी नहीं कर सकते हो, और पैसा एक हद से ज्यादा किसी को मोटिवेट भी नहीं कर सकता. Therefore हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ लोग जब मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड नीड्स के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं,
तो हम उन सब को उनके मुताबिक ही डील वो कर सकें, एंड ऑब्वियसली जहां तक मुमकिन हो सके। अब एक सर्वे कंडक्ट किया गया 1004 अमेरिकन एडल्ट्स के हवाले से, और यह चेक किया गया कि एम्प्लॉय की प्रेफरेंसेस क्या हैं फॉर नॉन कैश इंसेंटिव्स। और जब हमने उनकी प्रेफरेंसेस को चेक किया तो वी केम टू नो कि 40% ऑफ देम needed to go for a trip to a destination of their choice. 23% of them were preferring a shopping spree at stores of their choice. 19% of them were concerned with home improvement and beautification items. 10% of them were concerned with season tickets to their favorite entertainment venue, and 4% were concerned with in the purchase of buying different electronics. So, अब जैसा यहां से भी इस सर्वे से हमें वाज़िया हो रहा है कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो काम कर रहे हैं, हर किसी की जिंदगी के हालात और वाकयात वो डिफरेंट हैं, हर किसी की जिंदगी के अंदर जरूरियात डिफरेंट हैं, हर किसी का फैमिली स्ट्रक्चर हो सकता है कि दूसरे से मैच ना कर रहा हो। सो देयरफॉर हमें बड़ा केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव प्लान्स को। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी नीड्स एंड मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरीज अवेलेबल हैं। उन थ्योरीज को अब हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। सबसे मशहूर थ्योरी रिलेटेड टू द नीड्स is presented by Abraham Maslow, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जानते हैं। इब्राहिम मैस्लो ने अपने इस मॉडल में 5 नीड्स आइडेंटिफाई की। सबसे पहली नीड, विच इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड, दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमें रोटी कपड़ा मकान वो दरकार है। और जब आपकी बेसिक नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएं, द फूड, वाटर एंड शेल्टर, तो उसके बाद जो लेवल ऑफ नीड हमारा डेवलप करता है, दैट वुड बी सिक्योरिटी, दैट वुड मीन अ सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। उसके बाद जब आपको सिक्योरिटी भी मुयस्सर आ जाए तो नेक्स्ट लेवल वुड बी सोशल नीड, जिसमें कि हम रिलेशनशिप विद अदर्स की बात करते हैं। अब एक शख्स जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल्ड हैं, रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल है, उसको सिक्योरिटी मुयस्सर है, उसके रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो उसके बाद जो लेवल ऑफ नीड डेवलप होता है, दैट इज सेल्फ एस्टीम, जो कि अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ है। और जब सेल्फ एस्टीम किसी शख्स की डेवलप हो जाए तो द लास्ट स्टेप इन द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब होगा बिकमिंग द डिजायर्ड सेल्फ, बिकमिंग what one is capable of becoming. So इंसान अपनी जात की मिराज पर पहुंचता है और अपने आप को एक्चुअलाइज करता है, लेकिन मैस्लो के मुताबिक यह तभी मुमकिन होगा जब इससे पहले वाली तमाम नीड्स उसकी फुलफिल्ड हो। So the bottom line of Abraham Maslow's hierarchy of need is that lower level needs must be satisfied before higher level needs can be addressed or become of interest to the individual. अब यहां पर यह बात याद रखिएगा कि हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एम्प्लॉइज का एक सर्वे कंडक्ट करना होगा, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में किस लेवल ऑफ नीड के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल लाइफ इश्यूज में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोगों को सेल्फ एस्टीम के कंसर्न होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअलाइजेशन करना चाह रहे हों,
और यह भी मुमकिन है कि कुछ लोगों को जॉब सिक्योरिटी के मसले हो या इवन उनके घर में इकोनॉमिक सिचुएशन वो फीजिबल ना हो। लिहाजा हर शख्स की जो नीड है वो डिफरेंट होगी और हर शख्स को मोटिवेट करने के लिए जो कंसर्न्स हम यूज करेंगे वो भी डिफरेंट होने चाहिए, नो डाउट, जहां तक मुमकिन हो सके। The second very famous theory related to motivation is Herzberg's hygiene motivator theory. हर्जबर्ग ने मोटिवेशन को इस तरीके से एलैबोरेट किया कि जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन ये एक ही क्वांटम के दो एंड्स नहीं है, जबकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उसने जॉब डिससेटिस्फेक्शन को सेपरेटली डिफाइन किया और यह बताया कि लोग डिससेटिस्फेक्शन से नो डिससेटिस्फेक्शन तक वो ट्रेवल करते हैं और उनका ये ट्रेवल डिससेटिस्फेक्शन से नो डिससेटिस्फेक्शन तक would be mostly related with extrinsic factors which are known as hygiene factors। और इसके बाद नो सेटिस्फेक्शन से सेटिस्फेक्शन तक का जो सफर है लोग उसमें ट्रेवल करेंगे रिलेटेड टू इंट्रिंसिक जॉब फैक्टर्स और इनर सेल्फ रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एंड दोज वुड बी नोन एज मोटिवेटर्स। सो हर्जबर्ग्स हाइजीन मोटिवेटर थ्योरी के मुताबिक extrinsic job factors would be known as hygiene and intrinsic job factors would be known as motivators, and these two would remain independent of one another। जब हम हाइजीन फैक्टर्स की बात करेंगे उसमें उसने इंक्लूड किया एडिक्वेट और इनएडिक्वेट वर्किंग कंडीशंस, सैलरी एंड इंसेंटिव पे कैन कॉज डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रिवेंट सेटिस्फेक्शन। और अगर हम इसको अदरवाइज में देखें तो एडिक्वेट वर्किंग कंडीशन वुड कॉज सेटिस्फेक्शन और इट वुड कॉज नो डिससेटिस्फेक्शन, and obviously the people might be looking for higher salary and better incentive pay plans। लेकिन ये सब कुछ would be concerned with extrinsic job factors जो कि एक शख्स की जात के बैरूनी जिंदगी को ट्रिगर वो कर सकता है। लेकिन जब हम मोटिवेटर्स की बात करें तो दैट इज इनर सेल्फ, दैट इज इंट्रिंसिक जॉब फैक्टर्स, and that would be talking about job enrichment, means how much challenging the job is, the feedback and the recognition, आपको कितनी हौसला अफजाई मिली, आपको कितनी इज्जत अफजाई मिली, addresses higher level needs related to achievement, self actualization etc। हम ये भी कह सकते हैं कि hygiene factors are more linked with the lower level needs as defined by Abraham's Maslow hierarchy of need, which might include physiological need, security need and social need। लेकिन जब हम मोटिवेटर्स की बात करते हैं तो that is more linked with self esteem and self actualization। Now the bottom line of the Abraham's hierarchy of need was कि जब तक लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी हम अपर लेवल नीड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन जब हम हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं तो इसका बॉटम लाइन ये है कि द बेस्ट वे टू मोटिवेट समवन इज टू ऑर्गेनाइज द जॉब सो दैट डूइंग इट हेल्प सेटिस्फाई द पर्सन्स हायर लेवल नीड्स। द थर्ड थ्योरी is coming from Edward Deci, and he said कि intrinsically motivated behaviors are motivated by the underlying need for competence and self determination। So उसने अब
जो हायर लेवल नीड्स हैं विच आर लिंक्ड विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके अंदर उसने कंपिटेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन के अल्फाज जो थे वो एडअप किए, और उसने कहा कि कंपिटेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन के बगैर इंसान इंट्रिंसिकली मोटिवेट अपना बिहेवियर शो नहीं कर सकेगा। सेकेंड पॉइंट उसने कहा कि ऑफरिंग एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एक्ट कैन कन्फ्लिक्ट विद द एक्टिंग इंडिविजुअल्स इंटरनल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन दरकार कर रहा हो, उसकी डिमांड इंट्रिंसिक मोटिवेशन की हो, और आप उसको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दें, मींस आप उसकी सिर्फ सैलरी इंक्रीज कर दें लेकिन आप उसकी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई ना करें, तो उस सूरत में उसका कॉन्फ्लिक्ट माइंड में क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज उसकी राइट नीड सेटिस्फाई वो नहीं हो रही। सो सम बिहेवियर्स आर बेस्ट मोटिवेटेड बाय जॉब चैलेंज एंड रिकॉग्निशन एंड अदर्स बाय फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो हमें बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा कि कौन सा शख्स नीड के किस लेवल पर है और कौन सी उसकी नीड है, और उसके मुताबिक हम उसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो प्रोवाइड करें। तो कुछ लोगों को रिकॉग्निशन और जॉब चैलेंज मोटिवेट करता है, और कुछ लोग हो सकता है कि अभी सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के हसूल में ही गिरफ्तार हो। Another very important theory related to motivation, rewards and needs is presented by Victor Vroom's मॉडल, जिसको हम व्रोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का नाम भी देते हैं। विक्टर व्रोम के मुताबिक अ पर्सन्स मोटिवेशन टू एक्सर्ट सम लेवल ऑफ एफर्ट इज ए फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। उसने कहा कि कोई भी शख्स मोटिवेट होता है और उस मोटिवेशन के मुताबिक अपनी एफर्ट पुट करता है तीन चीजों पर बेस्ड। सबसे पहली चीज है एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब है दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस, कि अगर मैं एफर्ट पुट करूं तो मैं काम को परफॉर्म कर सकता हूं। सेकेंड लेवल जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हम देखते हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी, जिसका मतलब है द कनेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड द एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड। अब पहले लेवल के ऊपर हमने एफर्ट पुट की कि हम परफॉर्म करेंगे, फिर हमने परफॉर्म किया इस उम्मीद पर, इस एक्सपेक्टेशन में कि अब हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड द थर्ड स्टेज ही टॉक्ड अबाउट इज बैलेंस, जिसका मतलब है द वैल्यू द पर्सन प्लेसेस ऑन द रिवॉर्ड, कि आपको अपनी एफर्ट के मुताबिक परफॉर्मेंस जो आपने की उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड तो मिला, लेकिन क्या वो रिवॉर्ड आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी था कि नहीं। तो इन तीन चीजों पर रिलेटेड, फर्स्ट लेवल एफर्ट टू परफॉर्मेंस, सेकेंड लेवल परफॉर्मेंस टू रिवॉर्ड, एंड थर्ड लेवल रिवॉर्ड ऑफ चॉइस, ये तीन चीजें मिलकर एक शख्स को मोटिवेट करती हैं। सो द इक्वेशन ऑफ मोटिवेशन वुड बिकम दैट मोटिवेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ E into I into V, expectancy into instrumentality into valence. If any factor either E, I और V किसी भी लेवल के ऊपर अगर जीरो की वैल्यू आ जाए, then there is no motivation to work toward the reward. चाहे effort leads to performance, वहां पर कोई चीज जीरो हो जाए, या performance leads to reward, वहां पर कोई चीज जीरो हो जाए, या valence, रिवॉर्ड आपकी चॉइस का था कि नहीं, वहां पे कोई चीज जीरो हो जाए, तो आपकी पूरी मोटिवेशन वुड गो डाउन द ड्रेन। सो द एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, एक्यूरेट अप्रेजल्स एंड नॉलेज ऑफ वर्कर्स डिजायर्ड रिवॉर्ड्स कैन इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। सो दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ विक्टर व्रोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास शुरू हो रहा है पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स। पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स में द फर्स्ट डेफिनेशन वी आर लुकिंग एट इज वेरिएबल पे, जिसमें कि हमारा ओवरऑल फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न में होता है। सो द टीम
or group incentive plan that ties pay to some measure of the firm's overall profitability, जिसमें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म कर रही होगी तो सब लोगों को अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे, एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो सभी लोगों के इंसेंटिव्स जो हैं वो रिड्यूस कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। इसके बरक्स जो दूसरा मॉडल हम पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स में देख रहे हैं, दैट इज वेरिएबल पे, जिसमें कि हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन की बजाय इंडिविजुअल है, और उसके मुताबिक एनी प्लान that ties pay to individual productivity or profitability, usually as one-time lump payments. अब इसके मुताबिक जो भी शख्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है, सो उसको हम एक मर्तबा उस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट एक कंपनसेशन, एक इंसेंटिव वो पे करेंगे। यहां पर अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन फोकस में नहीं है, यहां पर हमारा कंसर्न एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल है। इसके अलावा जो तरीकेकार हो सकते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स के, दैट माइट इंक्लूड इंडिविजुअल इंसेंटिव रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, कि जिसमें हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे तरीकों से लोगों को मोटिवेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इट कैन इवन बी सेल्स कंपनसेशन प्रोग्राम्स, जिसमें कि कमीशन बेस्ड आप कंपनसेशन भी लोगों को दे सकते हो। टीम ग्रुप बेस्ड वेरिएबल पे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव कंपनसेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सो डिफरेंट तरीकों से हम परफॉर्मेंस पर बेस्ड लोगों को कंपनसेट करेंगे ताकि वो मोटिवेट भी हो, उनके हाइजीन एस्पेक्ट्स भी पूरे हों, और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मैक्सिमम लेवल पर शो वो कर सकें। अब अगर हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स को डिटेल में देखें तो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है पीस वर्क प्लान्स। और पीस वर्क प्लान्स का मतलब होता है द वर्कर इज पेड अ सम called a piece rate for each unit he or she produces. तो जितने आइटम्स वो प्रोड्यूस करेंगे, हर आइटम के अगेंस्ट उनको एक हम इंसेंटिव प्लान के मुताबिक पीस रेट वो ऑफर करेंगे। सो उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट हमारे पास आ रहा है स्ट्रेट पीस वर्क। स्ट्रेट पीस वर्क का मतलब है a fixed sum is paid for each unit the worker produces under an established piece rate standard. तो आप जितने उसने आइटम प्रोड्यूस किए, हर आइटम के अगेंस्ट आपने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट वो दे दी। An incentive may be paid for exceeding the piece rate standard. और अगर वो ज्यादा आइटम्स प्रोड्यूस कर देता है तो हम उसको कुछ कंपनसेट एक्स्ट्रा भी वो कर सकते हैं। जिसके बरक्स दूसरा जो हमारे पास तरीकाकार है, दैट इज स्टैंडर्ड आर प्लान, जिसको आवरली वेज रेट भी हम कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आर प्लान के मुताबिक द वर्कर गेट्स अ प्रीमियम इक्वल टू द परसेंट बाय व्हिच हिज और हर वर्क परफॉर्मेंस एक्सीड्स द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। तब एक घंटे में उसने कितना माल बनाया, कितना काम किया, उसके मुताबिक उसको कंपनसेट किया जाएगा। और अगर उसने एक घंटे के दौरान में ज्यादा काम परफॉर्म किया तो उसके मुताबिक हम उसको एक्स्ट्रा कंपनसेट भी कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं पीस वर्क के। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, दैट इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, इक्विटेबल एंड पावरफुल इंसेंटिव्स, कि यहां पर सबको यकसानियत के मुताबिक, इक्विटी के मुताबिक वो कंपनसेशन वो मिल जाती है, और जिसने ज्यादा काम किया उसकी कंपनसेशन भी ज्यादा होगी, जिसने कम काम किया उसकी कंपनसेशन भी कम होगी। सो इक्विटी भी हमारी मेंटेन रह सकती है। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन स्टैंडर्ड्स और वर्क प्रोसेसेस अफेक्टिंग आउटपुट, ये भी काफी हद तक रिड्यूस्ड होता है पीस रेट के केस में। नंबर 3, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एन ओवरराइडिंग आउटपुट फोकस। लेकिन नुकसान ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात लोग ज्यादा माल बनाने के चक्कर में
क्वालिटी पे कंप्रोमाइज वो कर देते हैं, और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होने की वजह से आइटम तो ज्यादा बन जाते हैं लेकिन ऑफ लो क्वालिटी। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेटिंग मिनिमम वेज स्टैंडर्ड, ये इशू हमारे सामने आ सकता है। An employee dissatisfaction when incentives either cannot be earned due to external factors or are withdrawn due to a lack of need for output. ये इशू भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जैसे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई, अब इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से वर्कर माल प्रोड्यूस कर ही नहीं सका। अब अगर वर्कर माल प्रोड्यूस कर ही नहीं सका तो ऑब्वियसली आप उसको कंपनसेट भी वो नहीं कर पाओगे। तो उससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं। अब हमारे पास एक और तरीका कार है इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स में, एंड दैट इज मेरिट पे। मेरिट पे का मतलब होगा अ परमानेंट क्यूमुलेटिव सैलरी इंक्रीज द फर्म a permanent cumulative salary increase the firm awards to an individual employee based on his or her individual performance. So merit pay plans के केस में obviously हमारे पास एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा जिसको हमने की परफॉर्मेंस एरियाज के तहत भी डिफाइन किया होगा, लोगों से कम्युनिकेटेड होगा, और उस मेरिट के मुताबिक हम लोगों को एक सैलरी वो अवॉर्ड करेंगे। इसके अलावा मेरिट पे ऑप्शंस में इट सेज दैट एनुअल लंप सम मेरिट रेजेस दैट डू नॉट मेक द राइज पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉइज बेस सैलरी। सो सालाना बेसिस के ऊपर भी हम मेरिट के मुताबिक लोगों को कंपनसेट करेंगे, एंड मेरिट अवार्ड्स टाइड टू बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और ऑब्वियसली जो मेरिट हमने तय करना है वो लिंक्ड अप होगा ऑर्गेनाइजेशन की और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ। यहां पर जब हमने एनुअल लंप सम मेरिट पे रेज दिया तो ये बात याद रखिएगा कि वो एम्प्लॉय की बेस सैलरी के इंक्रीज से एसोसिएटेड वो नहीं होता। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी हम डिफरेंट ग्रेड्स की बात करते हैं, 17th ग्रेड 18th ग्रेड, तो उस ग्रेड के साथ एक वर्ड ऐड किया जाता है बीपीएस। बीपीएस स्टैंड्स फॉर बेसिक पे स्केल। तो अब मेरिट पे ऑप्शंस के केस में आपका जो बेसिक पे स्केल है बीपीएस है, बेस सैलरी है, दैट में रिमेन कांस्टेंट। उसके अलावा आपको एक इंक्रीज वो दे दिया जाता है। अब इंसेंटिव्स फॉर प्रोफेशनल एम्प्लॉइज हम देखते हैं। जब प्रोफेशनल एम्प्लॉइज की हम बात करेंगे तो प्रोफेशनल एम्प्लॉइज आर दोज हुज वर्क इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ लर्न नॉलेज टू द सॉल्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रॉब्लम्स। सो इन लोगों को, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल को हल करने के लिए, एंड दे आर लिटरेट पीपल। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी लॉयर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट्स, इंजीनियर्स। सो उनके बारे में अब हम एक इंसेंटिव प्लान वो भी डेवलप करते हैं। सो पॉसिबल इंसेंटिव्स which might be associated are bonuses, stock options and grants, profit sharing। इन टर्म्स को भी हम अगले चलकर स्लाइड्स में देखते हैं। उसके अलावा बेटर वेकेशंस, मोर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स इनके होते हैं, improved pension plans, equipment for home offices। सो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस जो हैं उसमें डिफरेंट तरीकों से हम लोगों को पॉसिबल इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे ताकि वो मोटिवेट हो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ, एंथुसिज्म के साथ वर्क वो परफॉर्म करें। Another expression we have in individual incentive plans is recognition based awards। recognition based awards की जब हम बात करते हैं तो recognition has a positive impact on performance either alone or in conjunction with financial rewards।
इसी के मुताबिक जब हम रिकॉग्निशन बेस्ड अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, it would also include combining financial rewards with non-financial ones, produce performance improvement in service firms almost twice the effect of using each reward alone. तो यहां पर हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के साथ मिलाकर बात करेंगे और लोगों को प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो प्रोवाइड करेंगे वंस दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर हमारे ज्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस के चांसेस वो भी मौजूद होते हैं। सो रिकॉग्निशन बेस्ड अवार्ड्स में डे टू डे रिकॉग्निशन फ्रॉम सुपरवाइजर्स, पीयर्स एंड टीम मेंबर्स इज इंपॉर्टेंट। उससे आपको एक इनर ट्रिगर वो भी मिलता रहता है जिसके तहत लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अवार्ड प्रोग्राम्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें के प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑनलाइन इंसेंटिव फर्म्स दैट इंप्रूव एंड एक्सपेडाइट द अवार्ड्स प्रोसेस। सो उसमें देयर इज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ अवार्ड्स अवेलेबल और ज्यादा इमीडिएट रिवॉर्ड वो आपको मिल पाते हैं बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से कनेक्टिविटी बिकम्स बेटर। हमारे पास डाटा रिपोजिटरीज होती हैं जिसमें के तमाम तरह का एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड वो भी मेंटेन्ड होता है। सो वर्किंग एफिशिएंसी इज एनहांस्ड बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन इंसेंटिव सिस्टम्स। इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें तो एंटरप्राइज इंसेंटिव मैनेजमेंट हमारे पास एक सेटअप अवेलेबल है जिसमें के सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेट्स द प्लानिंग, कैलकुलेशन, मॉडलिंग and management of incentive compensation plans, enabling companies to align their employees with corporate strategy and goals. So automated systems के तहत सारी planning वो हमें available होती है और हम employees के working को record करके उनको compensate भी accordingly और comfortably और efficiently वो कर सकते हैं। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू द सेल्स पर्सन। अब जो सेल्स पीपल के हवाले से सैलरी प्लान डेवलप किया जाता है उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट सैलरीज, जिसका मतलब होगा बेस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स, अकाउंट सर्विसिंग, ट्रेनिंग कस्टमर सेल्स फोर्स और पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल एंड लोकल ट्रेड शोज। सो यस कि हमारे पास डिफरेंट सूरत हाल है जिस वक्त स्ट्रेट सैलरीज का जो कॉन्सेप्ट है सेल्स पीपल के लिए वो कारामद होगा। दूसरा तरीकेकार जो हमारे पास है दैट इज कमीशन प्लान, और कमीशन प्लान में पे इज ओनली अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, जितना आप सेल्स करेंगे उसके मुताबिक आपको हम कंपनसेट करेंगे। सो कीप सेल्स कॉस्ट प्रोपोर्शनेट टू सेल्स रेवेन्यूज, ये इसका पहला कंसर्न आ गया। मे कॉज अ निग्लेक्ट ऑफ नॉन सेलिंग ड्यूटीज, अगर कोई चीज आइटम कोई शख्स नहीं बेच रहा है तो वो कंपनसेट भी नहीं होगा। कैन क्रिएट वाइड वेरिएशन इन सेल्स पर्सन इनकम, और बाज़ औक़ात अगर उसने किसी मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि उस मंथ का उसका कमीशन जो है वो सबसे ज्यादा हो। लाइक्लीहुड ऑफ सेल्स सक्सेस में लिंक्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स रादर देन द सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस एंड कैन इंक्रीज टर्नओवर ऑफ सेल्स पीपल, क्योंकि लोग कंपनसेशन को बढ़ाने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर कमीशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत वो ज्यादा हो। इसके अलावा हम बाज़ औक़ात एक कॉम्बिनेशन प्लान भी दे सकते हैं जिसमें स्टेट सैलरी प्लस कमीशन दोनों चीजें इन्वॉल्व हों। सो पे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशंस, यूजुअली विद अ साइजेबल सैलरी कंपोनेंट, जिसमें एक परसेंटेज सैलरी का होगा और ओवर एंड अबव दैट सैलरी आपको कमीशन की इजाजत होगी कि आप जितना आइटम बेच रहे हैं उसके मुताबिक आपको हम ओवर एंड अबव द बेस सैलरी हम आपको कंपनसेट करेंगे। सो प्लान गिव सेल्स पीपल अ फ्लोर सेफ्टी नेट टू देयर अर्निंग्स,
तो होता यह है कि उसमें चूंकि कमीशन भी इन्वॉल्व है और सैलरी भी इन्वॉल्व है, तो सैलरी लोगों की जो बेसिक जरूरियात होती हैं उसको पूरा करने के लिए यूज की जाती है, और ओवर एंड अबव हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं रिलेटेड विद द नंबर ऑफ आइटम्स दे हैव सोल्ड. Salary component covers companies' specified service activities, and plans tend to become complicated and misunderstandings can result. So ये complications वो आ सकती हैं. Therefore इसमें बड़ा अच्छा प्लान आपका बना होना चाहिए, और वो तमाम आपका जो इंसेंटिव प्लान, कॉम्बिनेशन प्लान आपका बनेगा वो वेल कम्युनिकेटेड भी होना चाहिए तमाम लोगों के साथ. Another expression is specialized combination plans, जिसमें हम कमीशन प्लस ड्राइंग अकाउंट प्लान वो ऑफर कर रहे हैं. आप कमीशन प्लस ड्राइंग अकाउंट प्लान में क्या होगा कि कमीशंस आर पेड बट अ ड्रॉ ऑन फ्यूचर अर्निंग्स helps the salesperson to get through low sales periods.